क्या आपने कभी अपने सेब के पेड़ के फलों को देखकर सोचा है कि वे कभी इतने बड़े, चमकदार और आकर्षक कैसे हो जाते हैं? और कभी कभी वही फल छोटे, बेरंग और स्वाद में फीके क्यों निकलते हैं? कुछ बागों में फल मीठे, साइज में बड़े और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं, जबकि दूसरे बागों में वही पेड़ होते हुए भी पैदावार कमजोर क्यों हो जाती है? आमतौर पर जब फल की गुणवत्ता में कमी आती है, तो हम सोचते हैं कि शायद सिंचाई ठीक से नहीं हुई, या खाद कम डाली गई, या फिर मौसम ने साथ नहीं दिया। लेकिन असल में इन तमाम कारणों के बीच एक गुप्त लेकिन बेहद अहम भूमिका निभाने वाला पहलू अक्सर हमारी नजरों से छूट जाता है: कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट, यानी पेड़ के अंदर बनने वाली ऊर्जा का निर्माण, उसका संचयन और सही वितरण। सेब का पेड़ भी एक जीवित जीव है। ये सूरज की रोशनी, मिट्टी और पानी की मदद से अपने अंदर ऊर्जा बनाता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यही ऊर्जा पेड़ के हर काम, नए पत्ते, फूल, फल और जड़ों के विकास में लगती है। और जब यह ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से संतुलित होता है, तभी फल सुंदर, स्वादिष्ट और बाजार के लिए उपयुक्त बनते हैं। इस वीडियो में हम इसी अनदेखे लेकिन निर्णायक पहलू को समझेंगे। जानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कैसे पेड़ के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होता है, और क्यों इसका सही प्रबंधन सेब के फल के आकार, गुणवत्ता और स्वाद के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि जब फसल कट जाती है, उसके बाद पेड़ अपने अंदर किस तरह से ऊर्जा संचय करता है, और यही संचित ऊर्जा अगले साल की पूरी फसल की नींव बनती है। यानी कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट न सिर्फ इस साल के फल के लिए, बल्कि पेड़ की दीर्घकालिक उत्पादकता और सेहत के लिए भी अनिवार्य है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेब की फसल ज्यादा उत्पादन दे, बेहतर क्वालिटी में आए और लगातार सालों तक टिके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको ऐसे व्यवहारिक और वैज्ञानिक उपाय मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने बाग की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में खाने पीने की चीजें आती हैं, जैसे चावल, आटा या शक्कर। लेकिन पेड़ के लिए कार्बोहाइड्रेट का मतलब है उसकी अपनी बनाई हुई ऊर्जा, उसकी खुद की कमाई। सेब का पेड़ अपने भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट को खुद बनाता है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ की हरी पत्तियां जब सूरज की रोशनी, हवा से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से मिलने वाले पानी को आपस में मिलाती हैं, तब एक चमत्कारी प्रक्रिया होती है, और यही प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ये कार्बोहाइड्रेट पेड़ के लिए वही काम करता है जो इंसानों के लिए खाना करता है, यानी ऊर्जा देता है, जिससे पेड़ अपने जीवन की हर गतिविधि कर सकता है। चाहे नई पत्तियां बनाना हो, फूल खिलाना हो, फल को पोषण देना हो, या जड़ों को मजबूत करना, हर काम के लिए पेड़ को ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा आती है इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेड़ सिर्फ ऊर्जा बनाता ही नहीं, वो उसे स्टोर भी करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसान फसल के बाद अनाज को भंडारण में रखता है। ये संचित कार्बोहाइड्रेट भविष्य में तब काम आता है जब पेड़ के पास फोटोसिंथेसिस की गुंजाइश कम होती है, जैसे ठंड के मौसम में, नई कलियों के बनने से पहले, या अगले साल की ग्रोथ के शुरुआती समय में। एक तरह से देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट ही पेड़ की बैंक बैलेंस है। जितनी अच्छी सेविंग्स होगी, उतनी ही मजबूत होगी पेड़ की अगली ग्रोथ, फल की क्वालिटी और संपूर्ण उत्पादन। तो अगली बार जब आप अपने बाग में हरी पत्तियों को देखें, तो समझें कि वे केवल शोभा के लिए नहीं है, वे पेड़ की फूड फैक्ट्री है, जो दिन रात मेहनत कर रही है ताकि आपके सेब बड़े, मीठे और आकर्षक बन सकें। जब हम बगीचे में किसी पेड़ पर बड़े, रंगदार और मीठे सेब लटकते देखते हैं, तो ज्यादातर किसान सोचते हैं कि ये अच्छे उर्वरक या सिंचाई का नतीजा है। लेकिन असल में इस सफलता की जड़ पेड़ के अंदर छिपी होती है, और वो है कार्बोहाइड्रेट। सेब के फल को शुरू से लेकर पकने तक निरंतर ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा मिलती है पेड़ की पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बोहाइड्रेट से, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बनता है। जब फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेट होता है, तब से ही कार्बोहाइड्रेट की मांग तेज हो जाती है। अगर इस समय पेड़ में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध हो, तो फल के अंदर कोशिकाओं का तेजी से विभाजन होता है, जिससे उसका आकार और रसदार बनावट तय होती है। इसके ठीक उलट, अगर बादल ज्यादा रहें, पत्तियां कमजोर हों या पेड़ पर बहुत अधिक फल हो, तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति नहीं हो पाती। इसका असर सीधा फल पर पड़ता है, वो छोटा, कम रंग वाला और स्वादहीन बन सकता है। इतना ही नहीं, फल की मिठास और सुगंध भी सीधे कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर करती है। जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज फल में जाते हैं, वही उसे खट्टे या मीठे स्वाद में बदलते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फल न सिर्फ देखने में सुंदर हो, बल्कि स्वाद और बाजार भाव में भी नंबर 1 निकले,
तो कार्बोहाइड्रेट की संतुलित उपलब्धता को हर स्टेज पर सुनिश्चित करना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेड़ में ये कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है और उसका भंडारण और वितरण कौन तय करता है? इसके लिए हमें समझना होगा पत्तियों और शाखाओं की भूमिका, जो हम अगले सेक्शन में जानेंगे। सेब के पेड़ में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण केवल तभी संभव है जब पत्तियां स्वस्थ हो और भरपूर धूप मिल रही हो। दरअसल पत्तियां ही पेड़ की फैक्ट्री है। यही वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी से कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब इस प्रक्रिया को सही तरह से चलाने के लिए चाहिए भरपूर हरी, स्वस्थ पत्तियां, और वो भी सही मात्रा में। अगर पेड़ में बहुत ज्यादा फल है लेकिन पत्तियां कम हैं, तो फोटोसिंथेसिस की क्षमता घट जाती है। नतीजा, ऊर्जा का उत्पादन कम और फल की ग्रोथ धीमी। यहीं से शुरू होती है शाखाओं की भूमिका। जो शाखाएं फल बेरिंग है, उन्हें पास की पत्तियों से ही कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसे हम कहते हैं सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप, यानी पत्तियां सोर्स हैं और डेवलपिंग फ्रूट एक सिंक की तरह उस ऊर्जा को खींचता है। अगर किसी फल बेरिंग शाखा पर पर्याप्त पत्तियां नहीं है, तो फल को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे उसका आकार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। वहीं जिन शाखाओं पर पत्तियों का घनत्व संतुलित होता है, वहां फल बेहतर बढ़ते हैं। इसके अलावा शाखाओं का ओरिएंटेशन और स्पेसिंग भी मायने रखता है। टेढ़ी मेढ़ी और ओवरलैपिंग शाखाएं सनलाइट पेनिट्रेशन को कम कर देती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए प्रूनिंग केवल आकार देने या हवा के प्रवाह के लिए नहीं होती, इसका गहरा संबंध पत्तियों की रोशनी पाने की क्षमता और फोटोसिंथेसिस की प्रभावशीलता से है। तो अगली बार जब आप प्रूनिंग करें या थिनिंग प्लान करें, तो ध्यान रखें हर हेल्दी फ्रूट को आसपास कुछ अच्छी पत्तियां जरूर चाहिए। तभी बनेगा सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और तभी मिलेगा जोरदार ग्रोथ। अगले हिस्से में बात करेंगे फलों की संख्या और थिनिंग का कार्बोहाइड्रेट बैलेंस पर क्या असर पड़ता है और इससे कैसे आप बेहतर क्वालिटी पा सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके पेड़ पर 100 सेब लगे हुए हैं, सभी एक साथ पोषण और ऊर्जा की मांग कर रहे हैं। लेकिन पेड़ की ऊर्जा उत्पादन क्षमता सीमित है। ऐसे में क्या हर फल को बराबर और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट मिल पाएगा? यहां आता है थिनिंग का महत्व। जब हम फलों की संख्या कम करते हैं, यानी कमजोर या अतिरिक्त फल हटा देते हैं, तो पेड़ के पास जो भी कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है, वो बचे हुए अच्छे फलों में समान रूप से वितरित हो पाता है। कम फल इक्वल्स ज्यादा ऊर्जा प्रति फल। इसका मतलब है बेहतर आकार, गहरा रंग और स्वाद में मिठास। और यही तो हर बागान मालिक चाहता है, कम लेकिन हाई क्वालिटी प्रोड्यूस, जो बाजार में बेहतरीन दाम लाए। थिनिंग का एक और फायदा है, ये पेड़ को तनाव से बचाता है। जब बहुत सारे फल एक साथ लगते हैं, तो पेड़ अपनी ऊर्जा का सारा जोर फल बढ़ाने में लगा देता है और खुद के लिए अगले साल की ग्रोथ के लिए कुछ नहीं बचाता। नतीजा, अगले साल फ्लावरिंग कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। यही कारण है कि थिनिंग को सिर्फ फल सुधारने की तकनीक नहीं, बल्कि लंबी अवधि की सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस माना जाता है। इससे पेड़ न केवल इस साल बेहतर फल देता है, बल्कि अगले साल के लिए भी तैयार रहता है। थिनिंग का सही समय, मात्रा और तरीका भी अहम होता है। देर से थिनिंग करने पर पेड़ पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च कर चुका होता है। इसलिए अर्ली थिनिंग, जब फल मार्बल साइज पर हो, सबसे असरदार माना जाता है। तो जब भी आप बाग में जाएं, फल की क्वांटिटी नहीं, उसकी क्वालिटी को प्राथमिकता दें। क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो संतुलन से चले, और पेड़ का संतुलन शुरू होता है थिनिंग से। अगले सेक्शन में बात करेंगे सिंचाई और पोषण प्रबंधन का कार्बोहाइड्रेट निर्माण पर क्या असर होता है और कैसे ये दोनों आपके बगीचे की किस्मत बदल सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो सिर्फ पत्तियों में बनता है, तो फिर पानी और खाद का इससे क्या लेना देना। लेकिन सच तो यह है कि फोटोसिंथेसिस एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया है और उसका सीधा संबंध पानी और पोषक तत्वों की उपलब्धता से होता है। जब पेड़ को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो सबसे पहले स्टोमेटा यानी पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र बंद हो जाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना रुक जाता है और फोटोसिंथेसिस धीमा हो जाता है। इसका नतीजा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण घट जाता है। अब सोचिए, अगर फल के बढ़ने का समय हो और ठीक उसी समय पेड़ तनाव में चला जाए, तो न सिर्फ फल छोटे रह जाएंगे, बल्कि मिठास और रंग भी प्रभावित होगा। दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा पानी भी फोटोसिंथेसिस में बाधा डाल सकता है, क्योंकि इससे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जड़ों का रेस्पिरेशन रुकता है। इसका असर पेड़ की पूरी ऊर्जा प्रक्रिया पर पड़ता है। अब बात करते हैं पोषण की। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन, ये तीनों तत्व क्लोरोफिल के निर्माण और फोटोसिंथेसिस में अहम भूमिका निभाते हैं।
अगर इनमें से कोई भी कमी हुई तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और कार्बोहाइड्रेट उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। फॉस्फोरस भी बहुत जरूरी है। ये उस ऊर्जा ट्रांसफर सिस्टम का हिस्सा है जो पत्तियों में बनी ऊर्जा को फल और जड़ों तक पहुंचाता है। इसलिए सिंचाई और पोषण दोनों को सामंजस्य के साथ देना जरूरी है, न ज्यादा न कम। खासकर ग्रोथ सीजन के दौरान मॉइस्चर स्ट्रेस से बचना और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स देना फोटोसिंथेसिस को मजबूत बनाए रखता है। याद रखिए, जब पेड़ खुश और संतुलित रहता है तभी वो बेहतर कार्बोहाइड्रेट बना पाता है और वही ऊर्जा फल को बढ़ने और मीठा बनने में मदद करती है। अगले हिस्से में बात करेंगे सही प्रूनिंग और कैनोपी मैनेजमेंट से कार्बोहाइड्रेट वितरण कैसे बेहतर किया जा सकता है और कैसे ये फल की कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी को सुधारता है। अब जरा अपने सेब के पेड़ को ध्यान से देखिए। क्या उसकी छतरी यानी कैनोपी बहुत घनी हो चुकी है? क्या नीचे की शाखाओं तक सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच रही? अगर हाँ, तो ये सिर्फ हवा के आवागमन की नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन और वितरण की भी बड़ी समस्या है। कार्बोहाइड्रेट उत्पादन का मुख्य केंद्र होता है पत्तियां, और ये तभी ठीक से काम कर पाती हैं जब उन्हें भरपूर सूर्य की रोशनी मिले। जब कैनोपी बहुत घनी हो जाती है तो अंदर की और नीचे की पत्तियां छाया में आ जाती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस काफी घट जाता है, यानी कम कार्बोहाइड्रेट बनने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिना रोशनी के पत्तियां कमजोर और पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे गिरने लगती हैं। इसका सीधा असर पेड़ की टोटल एनर्जी इकोनॉमी पर पड़ता है। अब बात करते हैं प्रूनिंग की। जब हम अनावश्यक ओवरलैपिंग या इनवर्ड ग्रोइंग शाखाओं को हटाते हैं तो न केवल रोशनी अंदर तक पहुंचती है बल्कि वेंटिलेशन भी बेहतर होता है। इससे पत्तियों की एफिशिएंसी बढ़ती है और ज्यादा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट रिच फोलिएज तैयार होता है। लेकिन प्रूनिंग सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि सोर्स टू सिंक बैलेंस के लिए भी अहम है। जब हम बहुत ज्यादा वेजिटेटिव शूट्स को रहने देते हैं तो ये खुद ही बहुत सारी ऊर्जा खा जाते हैं। लेकिन जब हम संतुलित प्रूनिंग करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का बड़ा हिस्सा फल, जड़ों और अगले साल की बड्स के निर्माण में जाता है। कैनोपी मैनेजमेंट का एक और फायदा यह है कि इससे पेड़ के अंदर की शाखाओं को भी अच्छी ऊर्जा और पोषण मिलता है, जिससे पूरे पेड़ में यूनिफॉर्मिटी आती है। फल केवल बाहरी हिस्सों में नहीं बल्कि पूरे पेड़ पर अच्छी तरह से बनते हैं। इसलिए प्रूनिंग को केवल एक सफाई का काम न समझें। ये एक स्ट्रैटेजिक एनर्जी रीडायरेक्शन टेक्निक है जिससे आप अपने पेड़ की शक्ति को फल, बड डेवलपमेंट और प्लांट हेल्थ में एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट का रोल फसल की गुणवत्ता और लंबे समय की सस्टेनेबिलिटी में कैसे जुड़ा है और किस तरह से आप आने वाले वर्षों के लिए पेड़ को ऊर्जावान बना सकते हैं। अक्सर किसान सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट केवल फल को बड़ा करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी और दूरगामी है। अगर पेड़ में सही समय पर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो तो न सिर्फ फल की साइज बेहतर होती है बल्कि उसकी इंटरनल क्वालिटी यानी मिठास, रंग, टेक्सचर और शेल्फ लाइफ भी शानदार होती है। फल के भीतर की मिठास यानी सॉल्यूबल शुगर्स मुख्यतः उन्हीं कार्बोहाइड्रेट से आती है जो पत्तियों में बने होते हैं। अगर फ्रूट ग्रोथ के क्रिटिकल स्टेजेस जैसे फ्रूट एक्सपेंशन और मैचुरेशन के दौरान पेड़ कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंट हो जाए तो फल अधपका, खट्टा या फीका भी रह सकता है, चाहे उसका आकार बड़ा क्यों ना हो। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी जरूरी है और वो है प्लांट सस्टेनेबिलिटी यानी पेड़ का दीर्घकालिक स्वास्थ्य। जब पेड़ अपने सीजन के अंत में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट बचा लेता है, यानी ऐसा तब होता है जब हमने उसे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, पानी, सही थिनिंग और कैनोपी मेंटेन करके प्रेशर में नहीं डाला होता, तो वही एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जाता है जड़ों, तनों और स्पर्स में एनर्जी स्टोरेज के लिए। यही स्टोर्ड एनर्जी अगले साल की बडिंग, फ्लावरिंग और अर्ली ग्रोथ के लिए फ्यूल का काम करती है। अगर पेड़ कमजोर रहा हो या पूरा सीजन भारी लोड और तनाव में गुजरा हो तो अगले साल की फसल न सिर्फ कमजोर होगी बल्कि इरेग्युलर फ्लावरिंग और पुअर फ्रूट सेट जैसी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। इसलिए आज का कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट कल की फसल की नींव रखता है। हमेशा याद रखिए, एक स्वस्थ, संतुलित और सहेज कर रखा गया पेड़ ही हर साल बेहतर फल देगा। यही दीर्घकालिक स्थिरता की कुंजी है। अगले और अंतिम हिस्से में हम जानेंगे व्यवहारिक कदम, एक प्रभावशाली कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट रणनीति कैसे बनाएं ताकि आप इस विज्ञान को अपनी ऑर्चर्ड प्लानिंग में सफलतापूर्वक शामिल कर सकें। अब जब हमने समझ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट का सेब के फल के आकार, गुणवत्ता और अगले साल की ऊर्जा संचयन में कितना महत्वपूर्ण रोल है, तो सवाल ये उठता है, हम इसे कैसे प्रबंधित करें? सबसे पहले संतुलित पोषण योजना बनाना जरूरी है।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे मुख्य पोषक तत्वों का सही अनुपात पेड़ की फोटोसिंथेसिस क्षमता बढ़ाता है। ज्यादा नाइट्रोजन से पत्तियां ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन फल छोटे रह सकते हैं। इसलिए नाइट्रोजन का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। दूसरा, समय पर और नियंत्रित सिंचाई दें। जैसे पहले बताया, सिंचाई में अधिकता या कमी दोनों ही पेड़ की ऊर्जा उत्पादन क्षमता पर बुरा असर डालते हैं। खासकर फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान वाटर स्ट्रेस से बचें। तीसरा, प्रूनिंग और कैनोपी मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि सूरज की रोशनी पूरे पेड़ तक पहुंच सके और फोटोसिंथेसिस अधिकतम हो। चौथा, फल थिनिंग, फ्रूट थिनिंग को नजरअंदाज न करें। जब फल बहुत ज्यादा होते हैं तो पेड़ के कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज बंध जाते हैं, जिससे फल छोटे और कम गुणकारी बनते हैं। सही समय पर थिनिंग करने से पेड़ की ऊर्जा फल पर केंद्रित होती है, जिससे बड़े और बेहतर फल मिलते हैं। पांचवा, फसल के तनाव से बचाव करें। फफूंदी या कीटों के हमले से पत्तियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है। नियमित रूप से ऑर्चर्ड की देखरेख करें और उचित नियंत्रण करें। छठा, मौसम के अनुसार प्रबंधन करें। उदाहरण के लिए, ठंडे मौसम में मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इसलिए उस समय पेड़ के लिए अत्यधिक पोषण देना या भारी सिंचाई करना नुकसानदायक हो सकता है। मौसम के हिसाब से कदम उठाना जरूरी है। अंत में, लगातार निगरानी और रिकॉर्डिंग रखें। अपनी फसल के विकास, फल के आकार, रंग और पेड़ की सेहत को ध्यान से नोट करें ताकि आप समय समय पर अपनी कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट रणनीति को बेहतर बना सकें। ये सारे कदम मिलकर न केवल आपकी फसल की गुणवत्ता और आकार को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपके सेब के बाग को हर साल ऊर्जावान और टिकाऊ बनाए रखने में मदद करेंगे। अब आप तैयार हैं अपने ऑर्चर्ड में कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट के सही कदम उठाने के लिए। इससे आपके सेब न केवल खूबसूरत और बड़े होंगे, बल्कि बाजार में भी बेहतर दाम पाएंगे।